तो जैविक खेती तो हमारी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम गोबर की खाद को डालें तो 1 एकड़ के पीछे 10 कोई तकनीक नहीं जी। ये वो संस्कार है जो हमारी धरती माता हर किसान से चाहती है जी। वो चाहती है कि जब हम उससे अन्न ले तो उसको भी वो बैक्टीरिया मिट्टी में नहीं है तो वो पूरे इनपुट्स पौधे तक नहीं पहुंच पाए जी। और अगर पौधे तक वो चीजें नहीं पहुंच पाई तो वो मिट्टी में पड़ी हैं वो खराब करेंगी। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत के रूप में उन बैक्टीरिया का जामन के रूप में हम खेत में छोड़ते हैं जी। और फिर उन बैक्टीरिया को हम संरक्षित करते हैं, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं मिट्टी को ढक के, जिसको हम अंशादन या मल्चिंग। बायोकार्बन को रोक के रखना है क्योंकि वो हमारी मिट्टी की क्वालिटी है जी। वो मिट्टी से निकला मिट्टी खत्म, वातावरण में की अति हो चुकी है क्योंकि सन 1970 में जब हमारी हरित क्रांति पीक पे थी जी। तो हम मात्र 50 किलो नाइट्रोजन का बैग डाल के यूरिया का हम एक अच्छी पैदावार ले लेते थे। आज हमें उसी पैदावार को लेने के लिए 5-6 बैग तक जाना पड़ता है। सहज खेती है, सहज खेती, कोई रॉकेट साइंस नहीं। किसानों के लिए हमने वो चीजें तैयार की है कि वो बैठ के कहेगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसी ही चीजों के लिए हमने प्राकृतिक खेती को अगर आगे बढ़ाना है तो उससे जटिलताएं खींच लेनी है और उसमें सहजता और सरलता लानी है ताकि सभी साथी उसको करें और सभी साथी सबसे पहले अपने लिए करें जी, अपने परिवार के। और धान की रोपाई तक हमें समय मिलता है मिट्टी के साथ कुछ ऐसा करने का कि हम उसमें कुछ खेती के लिए क्या करें वो बताइए। उसमें आपने, मैं जैसे आपको पहले ही बताऊं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने उसमें कुछ नहीं। जब आप उसमें पानी छोड़ते हैं तो आप उसके साथ को आप पकाएं। प्राकृतिक खेती के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साथी प्राकृतिक खेती के बारे में सोच ही लिया कि करनी है तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि वो एक बार ट्रेनिंग चाहती है कि आप नेचुरल फार्मिंग करें, अडॉप्ट करें वो चीज। और अगर सरकार की हेल्प हमें मिल जाती है तो रास्ते आसान होते। खेती करते हो तो उस पे वातावरण के इफेक्ट नहीं आते, मतलब उल्ट है बिल्कुल। हाँ, वो प्रकृति के हिसाब से ही अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। केमिकल की फसलें आपको देखने में काफी समृद्ध लगे, अच्छी तगड़े वाली जी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो टेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारे अनाजों से के नाम पे हम जहर, हमारे बुजुर्ग हमें एक ताकतवर मिट्टी दे के गए थे जी, जिसका हमने शुरुआती सालों में होते हैं विक्रम जी, उस दौरान आप हर पानी के साथ जीवामृत दें क्योंकि जीवामृत वो टॉनिक है आप जिसे जितना के दौर में किसान के पास समय नहीं, उसे अभी चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो अगर उसको अभी चाहिए और ज्यादा चाहिए तो उसको अपनी मेहनत भी थोड़ी। पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो हमारे मांसाहारी कीट मर जाते हैं क्योंकि वो आकार में बड़े होते हैं, शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाती है। वही खेत में फिर हर इरिगेशन के साथ 200 लीटर पर एकड़ के हिसाब से जब भी आप चलाएं 1 ड्रम उसके साथ छोड़। हाँ, दूसरा घन जीवामृत आप 5 से 10 क्विंटल जरूर डालें तो वो ईमानदारी से करें। ये ना हो कि चल यार 1 आध कट्टा घेर दो साथ में, इतना प्रोडक्शन गिरेगी नहीं, अगले साल बंद करें। नहीं, आप बंद करें तो पहले ही साल से बंद करें, ना ही उसमें आप कोई जैविक इंक्लूड करें। आप सिर्फ प्योर प्राकृतिक खेती करें और मन में ये विश्वास रखें कि ये कामयाब चीज है और उसमें फेलियर का कोई बिजनेस है। बिल्कुल। और यहाँ हम किसान को डरा नहीं रहे, बिल्कुल। हम उसको जाके मेरे को पता लगे कि जो हमारे पिताजी वाली बीमारी थी वो भी खेतों से आ रही थी। और किडनी डिजीज वाली जब उन्होंने बताया कि बार बार पेस्टिसाइड वाला खाना खाने से शरीर के अंदर जो रक्त धमनियों में जो हमारे ग्लोट्स बनने हो गए कि गांठें बननी शुरू हो गई है, खून की गांठें, वो जहां रुकेंगी वहीं डिजीज बनाएंगी। और उसका सीधा हमने रिजल्ट देखा। उसके बाद जी मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं अपने खेतों में पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा। साथियों, एक कहावत सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये सेम चीज मानव स्वास्थ्य के लिए भी आज उतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही तय करेगा कि हम कितना चल पाएंगे और कैसे चल पाएंगे। तो आज गांव बाता में हम पहुंचे हैं, किसान जोनी राणा जी हमारे साथ में है। उनके साथ उनके पिताजी और कुछ परिवार में ऐसी घटनाएं हुई कि उन्होंने आज प्राकृतिक खेती जो है उसको अडॉप्ट कर लिया है और आज नहीं किया, तकरीबन 10-12 सालों से वो कर रहे हैं। पूरा बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने अडॉप्ट किया, क्यों किया और खाद दवाई की खेती को क्यों छोड़ा और आज इस मॉडल को अगर अपना लिया है तो ये कैसे उसको लागू कर रहे हैं अपने खेत में।
जोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विक्रम जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जोनी जी, थोड़ा सा काफी आपके बारे में सुना। जब भी किसान और खेती से जुड़ी बात करते थे तो आपके बारे में सुनने को मिल जाता था कि एक दिन जाइए जोनी जी का मॉडल देख के आइए खेत में। बिल्कुल सर। और तो वो यही ऐसा क्या मॉडल है कि आपके पास लोग रिकमेंड करते हैं कि जाओ जोनी जी का खेत देख के आओ? हमारा जो खेत है विक्रम जी, वो कोई मॉडल नहीं है। जी वो एक आम खेत की तरह आप लोगों को दिखाई देगा, जी क्योंकि कहीं ना कहीं जब कभी जैविक की खेती का जब कभी चर्चा हुई थी, जी क्योंकि प्राकृतिक खेती तो हमारी 2022 से आनी शुरू आनी हुई, शुरू हुई है। जी वो जैविक का क्यों नहीं फैल पाया? क्योंकि उसमें जटिलताएं इतनी थी कि एक किसान साथी अगर उसको शुरू करने के बारे में सोचे तो वो एक चक्रियों में फंस के रह जाता था कि ये इतना कुछ मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे करूँगा? और जी कैसे मैं मार्केट कवर करूंगा, और कैसे जो लॉस होंगे हमें प्रोडक्शन को लेके वो पूरी तरह से नहीं कवर कर पाता है किसान। जी। क्योंकि एक किसान की सारी नीड्स खेत पूरी करता है। जैविक खेती बेसिकली आप केंचुए वाली खेती की बात कर रहे जी हो, जो बिल्कुल। वर्मी जैविक कंपोस्ट और खेती में आप ये मान के चलो, जैविक खेती तो हमारी रसायन से भी खतरनाक है। खतरनाक। जी क्योंकि जैविक खेती में हम प्रोडक्ट्स तो बाहर से डाल ही रहे हैं जैविक के नाम से, जी साथ में जो केचुआ पालन है या जो हमारी गोबर की रिकमेंड है वो हम नहीं कवर कर पाते। जी क्योंकि अगर अकेले नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम गोबर की खाद को डालें तो 1 एकड़ के पीछे 10 पशु रखने होंगे, जी और यहाँ हमारा किसान तो पहले ही पशु नहीं रखना चाहता। बिल्कुल। क्योंकि ये चीजें खेत है, खेत में आप रसायन खेती करें, आप जैविक करें या प्राकृतिक, खेत और फसलें अपना न्यूट्रिशन लेंगी ही लेंगे लेंगी। बिल्कुल। वो आप लोग किसान साथियों पे डिपेंड है कि वो उसे किस रूप में देंगे। जी क्योंकि हर रूप में पौधे को अपनी नीड्स कवर करनी है। उसे नहीं पता कि उसके खाने से किसको नफा होगा नुकसान होगा, बिल्कुल। लेकिन उसको ग्रोथ के लिए अपने न्यूट्रिशन की जरूरत है। जी वो न्यूट्रिशन अगर हम प्राकृतिक रूप से देते हैं जी तो वो भी उनको जरूरी है। अगर हम उसी न्यूट्रिशन को रसायन में देते हैं वो भी पौधे ने ले लेना है, जी और चाहे उसे आप जैविक में पूरा करें, पौधा अपनी नीड्स पूरी करेगा चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इस तरीके से जैविक में हम पौधे की नीड्स को पूरा करने के लिए जितना इनपुट डालते हैं वो हमारा किसान साथी पूरी नहीं नहीं कर पाता। हाँ तो अभी प्राकृतिक खेती आप कर रहे हो, बिल्कुल सर। वो कितना आसान है और आप कितने एकड़ में कर रहे हो, थोड़ा सा एक बार मैं बताइए। विक्रम जी आपको ये कह दूं कि प्राकृतिक खेती कोई तकनीक नहीं है, जी ये वो संस्कार है जो हमारी धरती माता हर किसान से चाहती है। जी वो चाहती है कि जब हम उससे अन्न ले तो उसको भी वो वापसी कुछ दे। बिल्कुल। प्राकृतिक खेती में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जी वो क्या है कि जब हम खेत से कुछ ले रहे हैं जी तो वापस में हमने धरती माता को देना ही देना ही देना। उसके रूप में हम जो बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे, बैक्टीरिया वो बीज के सहायक हैं। जैसे हम घर पे हमने आटा ला के रख दिया, सब्जियां ला के रख दी, बिल्कुल। और अगर पकाने वाला नहीं है नहीं है तो वो खुराक के रूप में हमारे तक नहीं पहुंच नहीं पाएगा। पहुंचेंगे। बैक्टीरिया वो बीज के वो माताएं हैं, वो बहनें हैं जो एक तैयार भोजन पौधे तक पहुंचाती है। बिल्कुल। तो उस तैयार भोजन को आपने इनपुट्स में आपने जो भी डाला, अगर बैक्टीरिया मिट्टी में नहीं है तो वो पूरे इनपुट्स पौधे तक नहीं पहुंच पाएंगे, जी और अगर पौधे तक वो चीजें नहीं पहुंच पाई तो वो मिट्टी में पड़ी हैं, वो खराब करेंगी। बिल्कुल। तो प्राकृतिक खेती में हम जीवामृत के रूप में उन बैक्टीरिया का जामन के रूप में हम खेत में छोड़ते हैं, जी और फिर उन बैक्टीरिया को हम संरक्षित करते हैं, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं मिट्टी को ढक के, जी जिसको हम आच्छादन या मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग कह देते हैं। खेत की गहरी जुताई नहीं करनी, क्योंकि अगर हम हाई टेम्परेचर पे खेत की गहराई वाली जुताई कर देते हैं तो हाई टेम्परेचर पे जो हमारा जो बायोकार्बन है वो उड़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जितना कार्बन वातावरण में जाएगा वो वातावरण दूषित कर देगा। बिल्कुल। तो हमने उस बायोकार्बन को रोक के रखना है, क्योंकि वो हमारी मिट्टी की क्वालिटी है। जी वो मिट्टी से निकला, मिट्टी खत्म, वातावरण में गया, वातावरण खत्म। तो उसको रोके रखने के लिए अब एक नया स्कोप भी आ गया है, कार्बन क्रेडिट।
जी, कार्बन कार्बन क्रेडिट वही है कि जो लोग कार्बन खराब कर रहे हैं उनसे क्रेडिट लिया जाए और जो उसको स्टोर रख रहे हैं उनको दिया जाए। प्राकृतिक खेती में आप अपना कार्बन क्रेडिट बढ़ाते हैं। ये बहुत नया टर्म, मतलब बिल्कुल सर, ज्यादातर या इवन 100% किसानों में से किसी एक आध को पता हो तो मतलब बहुत एडवांस जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, और फ्यूचर है ये, मतलब फ्यूचर है। और मेरा ये मकसद भी है कि हर जानकारी हर किसान साथी को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा किसान भोलापन है जी। इसी वजह से कभी के टाइम में इसको रासायनिक खेती पे भी लाया गया था जबरदस्ती। बिल्कुल। तो आज हम उनके भोलेपन को दूर करते हुए उनको असल जानकारी देंगे कि अब रसायन की अति हो चुकी है। क्योंकि सन 1970 में जब हमारी हरित क्रांति पीक पे थी जी, तो हम मात्र 50 किलो नाइट्रोजन का बैग डाल के यूरिया का हम एक अच्छी पैदावार ले लेते थे। आज हमें उसी पैदावार को लेने के लिए 5-6 बैग्स तक जाना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो असल ताकत है वो चली गई है और अब हम सीधा रसायन पे डिपेंड हो गए। और जैसे अनुपात की बात है, सब्जियों में अगर नमक ज्यादा होगा वो तब भी टेस्टी नहीं होगी, और अगर उनसे नमक खत्म हो गया तो वो तब भी नहीं होगा। जब मिट्टी में एक समान अनुपात नहीं होगा तो फिर मिसबैलेंस चीजें हमें अप्राकृतिक की ओर जाती है। और इन सभी समस्याओं का समाधान एक ही है, प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती को अगर कोई मेरे खेत में आके देखता है विक्रम जी, तो वो महसूस करेगा भी ये प्राकृतिक खेती ना होकर एक सहज खेती है। सहज खेती, कोई रॉकेट साइंस नहीं। किसानों के लिए हमने वो चीजें तैयार की है कि वो बैठ के कहेगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसी ही चीजों के लिए हमने प्राकृतिक खेती को अगर आगे बढ़ाना है तो उससे जटिलताएं खींच लेनी है और उसमें सहजता और सरलता लानी है, ताकि सभी साथी उसको करें। और सभी साथी सबसे पहले अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपना अनुभव बढ़ाएं और फिर जाके इसको बढ़ाएं। जैसे जोनी जी कोई प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहता है 1 या 2 एकड़ से, या हम यहाँ तक कहें कि आधा एकड़ से ही वो करना चाहता है, यानी कि अपने परिवार के लिए ही वो चाहता है कि कुछ क्विंटल गेहूं या कुछ मन गेहूं वो कर ले, तो वो कैसे पॉसिबल है? मतलब शुरुआत कहाँ से करे, कैसे करे? उसके लिए शुरुआत का विक्रम जी सबसे अच्छा जो समय है अब शुरू होगा गेहूं कटाई के बाद जी, क्योंकि हमारा जो नव वर्ष है वो यहीं से शुरू होता है। उसके पीछे का भी रीजन है, भी हमारा देशी नव वर्ष इसलिए शुरू होता है क्योंकि हम फिर से फसलों की शुरुआत करते हैं। यही वो समय है जब बाणिये भी अपनी बही लगाते हैं नई वाली, मतलब पुरानी, तो कहीं ना कहीं हम अपना नया रिकॉर्ड शुरू करते हैं। तो ये समय सबसे ज्यादा सदुपयोग है, क्योंकि इस दौरान गेहूं कटाई से और धान की रोपाई तक हमें समय मिलता है मिट्टी के साथ कुछ ऐसा करने का कि हम उसमें कुछ नया करें। बिल्कुल। वहां सबसे अच्छी बात क्या है कि सबसे पहले खेतों को आग न लगाई जाए। पहला काम जो किसान सबसे पहला कि अपने खेतों को आग से बचाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर वैसे ही बहुत ज्यादा होता है उस दौरान, 45 डिग्री अबोव होता है। तो अगर हम वहां आग लगाते हैं तो वो 50 से भी अबोव चला जाता है, 100 तक चला जाता है, जहां से बैक्टीरिया भी खत्म, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खत्म। बिल्कुल। और हो सकता है कि आसपास में जो जीव जंतु जिन्होंने अंडे दे रखे हैं या वो जैसे हमारी टटीरिया वो अंदर अंडे देती है वो रहती है, वो भी जलते हैं, पेड़ पौधे भी जल जाते हैं। बिल्कुल, सब कुछ वनस्पति सब, यानी कि ये कह लो जब आग लगती है तो वो एक शमशान बन जाता है। और जहां शमशान से हम कोई चीज खाने की नहीं लाते, बिल्कुल, शमशान में हम छोड़ के आते हैं, वहां से लाते नहीं। तो हमारा खेत नवजीवन का एक स्थान है, वहां शमशान के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप खेतों को, किसानों से कहूंगा कि वो दोनों ही सीजनों में खेतों को शमशान न बनाए। चाहे खेती जोश तकनीक अपनाना चाहते हैं, कोई सी भी खेती करें, लेकिन खेतों को आग न लगाएं। तो जब आग न लगाएंगे तो आप उसके अंदर कुछ ग्रीन मैन्योर बोए, जिसमें हम 2-3-4 चीजें शामिल करते हैं। ढैंचा हो गया, ये आप परमानेंट करते हो? जी बिल्कुल। ये कह लो कि ये एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। फर्स्ट स्टेज है जी, जरूरी है। ये एक ऐसा मूल सिद्धांत है हरी खाद बोना, चाहे आप आगे चल के जो भी खेती करें, ये पहला स्टेप हर किसान का होना चाहिए। मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से किसानों को ये कहता हूँ कि चाहे वो खेती प्राकृतिक भी नहीं कर रहे, बिल्कुल, तब भी वो ग्रीन मैन्योरिंग पे ध्यान दें जी, क्योंकि अगर मिट्टी से उन्हें ज्यादा उत्पादन क्या क्या कर सकता है वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, उसमें क्या है कि जैसे थोड़ा सा मतलब वैज्ञानिकों के साथ रह के, ऐसे लोगों के साथ रह के, आपकी भाषा थोड़ी सी वो टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं बीच में, जैसे ग्रीन मैन्योर, आम आदमी किसान उसको नहीं समझेगा। हाँ, हरी खाद, विक्रम जी, हरी खाद
जी हरी खाद को बोने के लिए हम उसमें 3 से 4 फसलें पैदा करते हैं, जी जिनमें कुछ दलहन फसलें होंगी, जी कुछ तिलहन होगी, जी, कुछ दाल देने वाली, कुछ कुछ तेल देने तेल वाली। देने वाले, उनको मिक्स करके बोएं, जैसे तिल हुआ, जी मूंग उड़द हुई, जी ढैंचा हुआ। जी अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो जी वो ढैंचा ही बोए, बोए, और उसको पानी भर के, उस दौरान एक पानी तो लगेगा ही, जी इरिगेशन करके आप पानी में भी छिट्टा लगा सकते हैं, वो तब भी अच्छा होता है। वरना आप जीरो टिलेज से इन सभी मिक्स क्रॉप्स को एकदम से बोएं, जी क्योंकि सभी की जड़ों में अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग क्वालिटी के वो न्यूट्रिशन मिलेंगे, मिलेंगे, और वो पूरी साल भर की खाद आप अपने खेत को दे चुके हैं। जी। साथ में जो हमारा फसल अवशेष गेहूं का है वो भी साथ में रहेगा। और जब हाई उसको टेम्परेचर, कैसे कंट्रोल करना है, जो फसल अवशेष छोड़ दिया है कटाई के बाद, हाँ जी, उसको कैसे, मतलब गेहूं कटाई हम काफी, वैसे तो होता ही नहीं, हाँ, मतलब वो तो कुछ हम भी नाम के ना के तूड़ी बराबर के रहता रूप है। में हाँ उसको जी, हाँ, इस्तेमाल कर ले लेते लेते हैं। उसके बाद अगर आप जीरो टिलेज से हैं। जी किसी भी चीज की बिजाई करोगे तो वो इतनी समस्या नहीं है, नहीं और है, वो इतनी हमने सफाई से बोनी भी नहीं है ठीक है। कि ये हमने सारी बिल्कुल साफ। चीजें दलहन तिलहन ये भी हाँ, जीरो टिलेज से पॉसिबल जीरो है टिलेज से, बिल्कुल सारी, सर, मतलब बिल्कुल छिंटा जीरो ना भी मारना चाहिए। बिल्कुल जो अगर तो किसी के पास जीरो टिलेज नहीं है, तो उसकी जुताई करने की जरूरत है कि नहीं? जुताई आप उस दौरान ना करें ना तो करें, बेहतर है। आप जीरो बेहतर है, टिलेज से करें, उससे आपका जो डीजल का खपत है वो भी वो कम भी कम रहेगी। होगा। हाँ, तो वो यानी कि करके कटाई के बाद सीधा जैसे ही उसका सीधी टाइम बिजाई, आए उसकी तो बिजाई उसकी कर दें। बिजाई कर हाँ दो जी, हाँ, जीरो टिलेज से। बिल्कुल। और इसमें 2 चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, जैसे कुछ जी साथी सीधा पानी छोड़ के उसके अंदर पडलिंग करते हैं, जी तो मैं उन साथियों को ये कहूंगा कि वो पडलिंग करने से पहले उन्हें अच्छे से मिट्टी में मिलाए, मिट्टी में, सूखे में बहाई करके, जी बहाई करने के बाद, क्योंकि अगर हम सीधे से उसके अंदर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि फसल अवशेष ज्यादा बड़े रह जाते हैं रह जाते हैं, और वो फिर फंगस का कारण बनते हैं। जी तो अगर आपको एक सेफ खेती करनी है जिसमें फंगस ना आए, कोई जी बैक्टीरियल डिजीज ना आए, तो आप उसको पहले मिट्टी में मिक्स करें, उसको समतल करें। जी। उसके बाद जैसे मैं सीधी बिजाई करता हूँ, धान की सीधी धान की बिजाई, सीधी बिजाई, जी तो मैं तो साथियों को यही बोलूंगा कि धान के सीजन में, क्योंकि हमारा धान का एरिया है, तो हम उन्हीं की बातें करेंगे ज्यादातर, क्योंकि 90% लोग धान लगाते हैं। तो उनको मैं ये बता दूं कि आने वाला भविष्य धान का सीधी बिजाई में है। वो जितना जल्दी से सीखें उतना बेहतर है, क्योंकि उसमें भी हम हद से ज्यादा मिट्टी की संरचना को छेड़खानी नहीं करते। करते हैं, दूसरा मैं एक और बता दूं भी, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं उसके बाद जो भी फसल आप लेंगे वो भी बेहतर होगी दूसरे जो पडलिंग से करते हैं बिल्कुल सर, उसके बिल्कुल, कंपैरिजन क्योंकि में पडलिंग से ना थिकनेस बढ़ती है, गारा बन जाती है, गारा सूखने के बाद अपने न्यूट्रिशन खो देती है। खो देते हैं। हाँ, जी तो आप मिट्टी की संरचना को बनाए रखने के लिए जीरो टिलेज पे आए, चाहे वो गेहूं की बिजाई हो और चाहे जैसे धान की। जोनी जी, हम विषय से भटक जाएंगे हाँ जी, थोड़ा सा। जैसे पहला स्टेप हमने कर लिया कि हाँ, हमने कोई भी हरी खाद वाला बिल्कुल, फसल ले ली वहां हाँ, पे, हम स्टेप से नहीं भटके विक्रम जी। और वहां हमने 2 तकनीकों में ले आए, क्योंकि जी हम प्राकृतिक खेती, जैसे मैं जीरो टिलेज से सीधी बिजाई सीधी करता हूँ, बिजाई तो मैंने उसको इंक्लूड किया है, तो जी साथ ही उसको रसायन में भी प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो जैसे मैं हाँ उसके जी, बाद ये कह रहा था कि आपने ग्रीन मैन्योर वाला वो खाद आप पूरा खेत में मिक्स कर हाँ जी, देते हाँ, हो, बिल्कुल, आप उससे कोई फसल नहीं लेते, नहीं, वो आप उसको पूरा मतलब का मिक्स पूरा करते हो सिर्फ खेत और में, सिर्फ खाद के रूप में। ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके बाद आप जिस भी तरीके से धान की आप रोपाई करना चाहते हैं, रोपाई करें। हम प्राकृतिक खेती के लिए क्या करें वो बताइए। उसमें आपने, मैं जैसे आपको पहले ही बताऊं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जी आपने उसमें कुछ नहीं, जब आप उसमें पानी छोड़ते हैं जी तो आप उसके साथ जीवामृत दें। जीवामृत हाँ, दे, क्योंकि अगर पहला साल है हम उसे काफी चीजें नहीं देंगे। जी वैसे तो घन जीवामृत है, जी। आप जीरी धान की जो आप बोने से पहले या लगाने से पहले जैसे घन जीवामृत नॉर्मली डाल सकते आज हैं। आम किसान भी जो है वो अपना, जैसे कुर्डी बोलते हैं गांव हाँ में, जी, तो हाँ, कि कुर्डी पे वो अपना गोबर इकट्ठा करते हैं कुर्डी और के फिर बारे में, उसको उठा के खेत में डाल देते हैं। हाँ, वो खतरनाक अच्छा, वो सही नहीं है, है, नहीं है, बिल्कुल नहीं सही जबकि है। आमतौर पे यही कर रहे हैं ये किसान। हमारा पुरानी तकनीक थी, जी और इसी की वजह से रसायन ज्यादा प्रयोग होते हैं, जी, क्योंकि गोबर की खाद को आप पकाएं, ना कि सड़ाएं। मतलब वो दोनों अलग सूखा अलग जो है, है वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट की तरह बिल्कुल। उसको वर्मी कंपोस्ट की तो आप प्राकृतिक खेती में बात ही न करें ना विक्रम करें जी, तो वो क्योंकि दूसरे बेहतर है, क्योंकि किसान का खर्च बढ़ जाएगा और ना ही हम उससे नीड पूरी कर पाएंगे। सूखा जो आप गोबर कह रहे हो एक हाँ, तरीके से, वो हाँ, आप उसके लिए घनजीवामृत बेसिकली घन जीवामृत में हम गाय के गोबर को ही जी, महत्वता देते हैं। मतलब दूसरे पशु जो हाँ, है उसमें नहीं लेकिन शामिल। अगर आप दूसरे पशु भी ले रखे हैं, किसी साथी के जी पास इकट्ठा गोबर आता है, तो जीवामृत तो प्योर बनेगा ही। देखो, प्राकृतिक खेती के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ
कि जो साथी प्राकृतिक खेती के बारे में सोच ही लिया है कि करनी है, तो मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि वो एक बार ट्रेनिंग जरूर ले। ट्रेनिंग लीजिए कि हाँ, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, मैं कितनी बातें बता दूं कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जाएगा, कमी रह जाएगी। हाँ, मेरी बातें वहां अच्छी लगती हैं, वहां हेल्प करेगी जब वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी साथी को, मैं पूरे हरियाणा की ही बात करता हूँ, जहां तक ये वीडियो जाए, मैं आपको ना नंबर भी दूंगा, किसी भी साथी को अगर नेचुरल फार्मिंग में कोई समस्या आती है तो हम उनको समाधान देंगे, बिल्कुल। लेकिन एक बार उनको ट्रेनिंग लेनी होगी, चाहे वो अपने किसी संस्थान से ले। वैसे सबसे अच्छा ट्रेनिंग संस्थान हमारा गुरुकुल कुरुक्षेत्र है। उसके बाद प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग जी, हाँ, उसके बाद अमेठी में हो रही है आजकल जी। और मेरा अंदाजा कि आने वाले समय में हर केवी के संस्थान को सेंटर बना दिया जाएगा, वो भी नेचुरल फार्मिंग। हाँ जी, हाँ। और अगर किसी समय भी आप लोगों का है बिल्कुल क्योंकि उनका क्या है कि अब बहाव के साथ बह जाने में बुराई नहीं है। बिल्कुल, सरकार चाहती है कि आप नेचुरल फार्मिंग करें, अडॉप्ट करें वो चीज, और अगर सरकार की हेल्प हमें मिल जाती है तो रास्ते आसान होते चले जाएंगे। क्योंकि हमने जब शुरू किया था तब हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं थी, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग लेके आया विक्रम जी, उसके बाद मेरे को लगा कि ये खेती बहुत आसान है। प्रोडक्शन की जब बात आएगी, ये भी सवाल उठेगा, क्योंकि साथी जब वीडियो देखेंगे कहेंगे भी शायद प्रोडक्शन घटे। बिल्कुल, मैं उन साथियों को एक ही बात कहूंगा, चाहे वो पर्सनली भी मेरे से आके मिले, अगर वो 1 साल प्राकृतिक खेती के ट्रेनिंग के दौरान बताए गए इनपुट्स जी पूरे डाल दें, तो अगले साल उसकी प्रोडक्शन उसकी संतुष्टि के अनुसार आ जाएगी, जो वो उगाएंगे। बिल्कुल सर। और प्राकृतिक खेती की एक सबसे बड़ी बात, जिसे हम चमत्कार भी कहते हैं, जैसे अभी आने वाले समय हमें पता है नहीं कि वो ठंडा रहेगा या गर्म, क्योंकि हम चाहते हैं कि मार्च थोड़ा ठंडा रहे ताकि प्रोडक्शन अच्छी आए। लेकिन प्राकृतिक खेती में आप लोगों को बताया, जब आप प्राकृतिक खेती करते हो तो उस पे वातावरण के इफेक्ट नहीं आते, मतलब उल्ट है बिल्कुल। हाँ, वो प्रकृति के हिसाब से ही अपने आप को मॉडिफाई करती है। हाँ जी, हाँ जी। आप मेरे खेत में अभी दिखा भी सकते हैं, पिछले दिनों 2-3 दिन पहले तूफान भी आया, बारिश भी आई, पड़ोस का 1-2 खेत गिरा भी पड़ा है, लेकिन हमारे खेत में कोई ज्यादा गिरने की संभावना नहीं। दूसरा क्या है, हमने हमारे खेत में बिना इरिगेशन के गेहूं तैयार कर दिया, कोई पानी नहीं लगाया, प्राकृतिक जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे। आज हमारे पास साधन आ गए हैं, तो हम गेहूं की फसल को भी 5-5 पानी लगाने की कोशिश करते हैं। जब जरूरत नहीं है तब भी हम इरिगेशन कर रहे हैं। और आप अगर हमारी गेहूं की फसल की जड़ें उखाड़ के देखोगे तो उसकी व्हाइट रूट सबसे लंबी मिलेंगी, क्योंकि जड़ें नमी की तरफ दौड़ती हैं, और अगर नमी उनको वहीं मिल जाएगी तो जड़ों का विकास नहीं होगा। तो जो चीजें, अगर हो सकता है कि केमिकल की फसलें आपको देखने में काफी समृद्ध लगे, अच्छी तगड़े वाली जी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो टेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारे अनाजों से न्यूट्रिशन चला गया जी। तो अगर वो इतनी तगड़ी होती तो न्यूट्रिशन कहाँ है जी? न्यूट्रिशन के नाम पे हम जहर खा रहे हैं जी। तो मैं सभी साथियों से ये कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती करें जी, और अपने लिए करें, अपने अनुभव बढ़ाएं, फिर एरिया बढ़ाएं जी। एक चीज और मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दूं कि जब जॉनी जी ने अपनी प्राकृतिक खेती की शुरुआत की तो इन्होंने तब अपनी मिट्टी जांच करवाई थी, तो इनके जो खेत में ऑर्गेनिक कार्बन जो एक होता है, बेसिकली जमीन का एक पैमाना है कि उसको बिल्कुल हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति कितनी है या वो कितना यील्ड हमें दे सकती है, तो वो 0.2। हाँ, उसके बारे में मैं बता दूं विक्रम जी कि जब हमने पहले प्राकृतिक खेती के बारे में सोचना शुरू किया तो हमने मिट्टी सैंपल्स लिए जी, और वो गेहूं के सीजन के बाद ही लिए थे। वहां हमने अपने खेत के सैंपल लिए थे, उसका 0.23 था, और अभी पिछले साल हमने जो सैंपल लिए उसमें हमारा 97 तक चला गया। 0.97 यानी कि जमीन अच्छी हाँ, उसको माना जाता है बिल्कुल 0.75 से ऊपर है। दूसरा विक्रम जी, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, जो भी नया साथी तब उसको पता लगेगा जब वो प्राकृतिक खेत में, अगर वो बिना बताए उसको हम यहाँ खेत में लाए ना, तो वो महसूस करेगा भी यहाँ कुछ अलग हो रहा है जी। यहाँ प्रकृति की वो आहार श्रृंखला आपको सीधी दिखेगी जी, जो सभी चीजों को अनुपात में रखती है जी। कीट को खाने वाला कीट मौजूद है जी, और प्रकृति के अंदर फसलों को सहयोग देने वाली सह फसलें मौजूद है, जो नुकसान देने वाली चीजें वो कम आमतौर पे खरपतवार समझ के हाँ जी, हाँ, उसमें कुछ हमारे खरपतवार, हमें क्या है कि हमारे किसान साथियों को कभी रसायन भी समझाया भी नहीं गया जी, उसी की वजह से वो आज अनुपात से बाहर निकल गए हैं। तो आज स्थिति क्या आ गई है कि
हद से ज्यादा हो अब तो गया। ये स्थिति है कि हम जो फसल हमें दिखती है उसके सिवा हम खेत में कोई दूसरा पौधा देखना ही देखना नहीं चाहते। हमारे जो दिमाग का ऐसा हो गया है कि हमें एक ही फसल लेनी है बस बस वही दिखती है और उस फसल को भी हम लेके फिर बाद में उसके अवशेषों को आग लगा देते आग हैं। लगा देते तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। और पता क्या है, प्राकृतिक खेती कोई तकनीक नहीं है, मिट्टी को ताकतवर करने का एक योजनाबद्ध तरीका है जी। अगर आज हम ये ना किसी को कहें कि आप प्राकृतिक खेती करें, हम उनको ये कहें कि धरती माता को बचाएं, क्योंकि अगर ये बचेगी तो हम आने वाली जनरेशन को कुछ दे पाएंगे। हमारे बुजुर्ग हमें एक ताकतवर मिट्टी दे के गए थे जी, जिसका हमने पूर्ण रूप से दोहन किया, दो दो तीन तीन चार चार फसलें उठाई हैं। आज क्या है कि आज हमारा पानी भी नीचे जा रहा है, बिल्कुल, प्लस हमारा मिट्टी भी कमजोर। प्राकृतिक संसाधन यानी कि हम पूरा दोहन उनका कर बिल्कुल चुके हैं। सर। और बायोकार्बन बढ़ाने का जितना बेहतरीन तरीका हमारी प्राकृतिक खेती में है जी, वो किसी भी तकनीक में नहीं है। ना जैविक बढ़ा पाएगा, और रसायन ने तो अगर बढ़ाना होता तो आज हमारा बायोकार्बन बहुत ऊंचे होता, क्योंकि रासायनिक खादें सीधा रसायन है, वो पौधे को सीधा मिलता है और हद से ज्यादा वो जाता है तो मिट्टी की फिर वो भौतिक स्थिति को खराब करना शुरू कर रहा है। किसान भी मंडी की खेती कर रहा है, थाली की खेती नहीं कर रहा। एक थोड़ा सा बताइए, जैसे आपने शुरुआत कर ली, धान लगा दिया, मतलब पहले आपने हरी खाद की ली, फिर उसमें क्या मतलब कितना आपने जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग किया? जीवामृत जब हम शुरुआती सालों में होते हैं विक्रम जी, उस दौरान आप हर पानी के साथ जीवामृत दें, क्योंकि जीवामृत वो टॉनिक है आप जिसे जितना दें उतना कम है। हाँ, और धान के सीजन में तो आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने इसका कुछ बंद किया। हाँ, थोड़ा सा हमें गेहूं के साथ दिखाई देती है वो चीजें, क्योंकि उस दौरान हमारे पास समय नहीं होता। हम धान के एकदम पीछे गेहूं की बिजाई कर देते हैं। लेकिन अभी गुरुकुल में एक नया रिसर्च भी किया गया है जिसमें कि घन जीवामृत को गेहूं के साथ बिजाई किया गया है, जैसे हम डीएपी को करते हैं। उसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। मतलब उसके साथ डाल के हाँ, उसके साथ डाल के आप हाई यील्डिंग वैरायटियों को भी अच्छा उत्पादन की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन हम जो वैरायटियों की बात यहाँ कर रहे हैं वो खाने के लायक वैरायटियां होनी चाहिए, ना कि बेचने के लिए। आप वो जो बातें कर रहे हो ज्यादा यील्ड वाली, वो मंडियों के लिए, वो मंडियों की है। कोई प्राकृतिक खेती करेगा अपने घर के लिए करेगा, वो उत्पादन के लिए नहीं करेगा, वो क्वालिटी के लिए करेगा। जैसे वही कि कोई 1 एकड़ से शुरुआत करना चाहता है, पहली चीज उसने हरी खाद हाँ जी किया, वो ले लिया उसने। हाँ जी। उसके बाद वो जैसे नॉर्मली हम लोग धान ही करते हैं, हाँ, तो धान किया या कोई सब्जी कुछ भी करना चाहे, तो वो क्या करे, मतलब कितना सूखा गोबर या आप जिसको घन जीवामृत बनाने की और जीवामृत बनाने की भी मैं तकनीक आप लोगों के साथ वो विधि मैंने गुरुकुल वाली जो विधि है, हाँ, डॉक्टर हरिओम जी के साथ वाले मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाल रखे हैं। हाँ, जीवामृत और घन जीवामृत वो चाहे तो देख सकते हैं। किसान साथियों को वो पहले देखनी पड़ेंगी, फिर इसके बाद इधर, क्योंकि ये जो चीजें, ये ड्रम्स आप मेरे आसपास दिखाई दे रहे हैं जो आप लोगों को, ये सभी हमारे वो ड्रम्स हैं जिनसे खेती हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन बढ़ेंगे तो समय बहुत लगेगा। अगर क्योंकि आज के दौर में किसान के पास समय नहीं है, उसे अभी चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो अगर उसको अभी चाहिए और ज्यादा चाहिए तो उसको अपनी मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी होगी। और ये तरीके, हाँ, ये सिर्फ 2 ही चीजें टर्निंग पॉइंट है। वैसे जब ट्रेनिंग जब साथी लेके आएंगे तो वो कुछ नई चीजें भी सीखेंगे, जिसमें खट्टी छाछ, 10 परनी अर्क, वो जैसे फिर दूसरी कई बार कीट और वो उस तरीके के आ जाते हैं, तो हाँ, वो उनके लिए। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर वो प्रॉपर इनपुट जीवामृत के रूप में और घन जीवामृत के रूप में दे देते हैं तो मिट्टी की ही उर्वरा पावर इतनी हो जाएगी तो वो रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाएगी। दूसरा क्या है, जब हमारा पौधा नेचुरल फॉर्म में होगा तो कीट आकर्षित नहीं होंगे। और वहां जब हम पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे तो आहार श्रृंखला चलेगी। शाकाहारी कीटों को खाने वाला एक मांसाहारी कीट वहां जरूर मौजूद होगा, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो हमारे मांसाहारी कीट मर जाते हैं, क्योंकि वो आकार में बड़े होते हैं, शाकाहारियों की संख्या बढ़ जाती है, वही खेत में फिर बैलेंस खराब कर देते हैं। 1 एकड़ की खुराक क्या हो जीवामृत, घन जीवामृत की? देखो, जीवामृत हर इरिगेशन के साथ 200 लीटर पर एकड़ के हिसाब से जब भी आप चलाएं, एक ड्रम उसके साथ छोड़ दें। हाँ, दूसरा घन जीवामृत आप 5 से 10 क्विंटल जरूर डालें शुरुआती दिनों में, फसल को लगाने से पहले, बिजाई से पहले। हाँ,
जी। क्योंकि मिट्टी के अंदर आप उसको मिक्स कर देंगे तो जैसे ही पौधा अपनी जड़ों का विकास करेगा वो चीजें उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। जी। और ग्रीन मैन्योर बैक्टीरिया की खुराक है, जी। बैक्टीरिया उसको खाएंगे और जी। पौधे तक पहुंचाएंगे। आपका 60% खाद तो आपकी हरी खाद में छिपा है। मतलब वो 40% के लिए हम जीवामृत, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और धान के ये काम करेंगे। सीजन में तो विक्रम जी आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपको लगेगा कि आपने कुछ ज्यादा दे दिया है। हाँ, और हमारे जो धरती माता के अंदर फर्स्ट ईयर से ही महसूस होने लग जाएगा, पहले ही साल से। लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर में प्रवेश करोगे तब तक आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे जी। तब आपको ये नहीं पता, पूछना पड़ेगा भाई ये अब क्या करूं या अब क्या करूं, फिर आपकी योजनाएं शुरू होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब हम शुरुआत करते हैं जी, तो उसमें कुछ एक जगह पे हम मिस्टेक कर लेते हैं, इसीलिए हम 1 साल का समय उसको बोलते हैं। क्योंकि उस दौरान वो कुछ सीखेगा, कुछ गलतियां करेगा, फिर उनको महसूस करेगा, फिर उनको सुधारेगा। अगले आने वाले सालों में वो खुद भी एक्सपर्ट बनेगा और वो अपने खेत के साथ अपनी लाइफ को जीता है। और मैं सभी साथियों से ये बोलूंगा कि अगर प्राकृतिक खेती करें तो वो ईमानदारी से करें। ये ना हो कि चल यार एक आध कट्टा घेर दो साथ में, इतना प्रोडक्शन गिरेगी नहीं, अगले साल बंद करें। नहीं नहीं नहीं, आप बंद करें तो पहले ही साल से बंद करें। ना ही उसमें आप कोई जैविक इंक्लूड करें, आप सिर्फ प्योर प्राकृतिक खेती करें और मन में ये विश्वास रखें कि ये कामयाब चीज है और इसमें फेलियर का कोई चांस नहीं है। किसी भी साथी की मैं 1 एकड़ की गारंटी ले लेता हूं, अगर नेक्स्ट ईयर उसकी पूरी प्रोडक्शन नहीं आती तो मैं उसका लॉस प्रॉफिट सहने के लिए तैयार हूं। चलो जोनी जी, ये सच पूछे तो आप ये मतलब आश्वासन ही काफी है। बिल्कुल, क्योंकि वही किसान जो है थोड़ा सा भयभीत है, या ये समझे कि उसको जैसे मिट्टी को एक आदत पड़ गई है खाद की और दवाइयों की, तो फिर वो किसान को भी ऐसे लगता है कि इसकी पूर्ति मैं कैसे कर पाऊं। विक्रम जी, चारों तरफ डर का बिजनेस है। बिल्कुल। और यहाँ हम किसान को डरा नहीं रहे, बिल्कुल, हम उसको हौसला दे रहे हैं। हो सकता है कि मिट्टी पानी की हर किसी की अलग अलग परिस्थिति कंडीशन है। हमारे यहाँ सॉल्ट पानी है, पानी में खारा है, किसी साथी के पास मीठा पानी है तो उनको तो और भी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन हमारे से भी ज्यादा हमारे कुछ साथी प्रकृति का ये है कि जहाँ वो समस्या है तो उसका कुछ ना कुछ उसके फायदे भी है, कहीं नुकसान है तो कहीं फायदा है। अगर पानी जैसे हमारे पास अपनी फसलें और उसका चयन उसके अकॉर्डिंग अपने खेत के मुताबिक इन तकनीकों को वो मॉडिफाई करें, उनके अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं। वो कोई चीजें रिकमेंड नहीं है, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है वो आप जरूर डालें। ये ना हो भी आप सोच के डालेंगे तो फिर क्वालिटी तो आएगी लेकिन आपको जहां जो रोड़ा हमारा उत्पादन के पीछे का है वहां फिर वो क्या होगा कि अगर आप पूरी नीड नहीं पूरी करेंगे फसलों की तो फिर वो तो आप किसी में भी ना करें तो फिर वो उत्पादन घटेगा ही आपका। और रसायन में भी उत्पादन कहाँ सीमित है, कहाँ हम हर साल ये सोचते हैं कि इतना तो निकलेगा ही। कुल मिला के देखें तो बचत तो बिल्कुल नहीं है, जीरो हो गई जी, घर से देना आ गया है और खर्चे बढ़ गए हैं। ये कि उसका एक सर्कल जो है वो चल रहा है बस, कि वो फाइनेंशियल किसी से पैसे लेके आता है और वो खर्च करता है और फिर वो वापस मंडी में चला जाता है। पैसा एक जेब में आने से पहले पैसा वो बाजार में चला जाता है। वो जो हमारे महाजन है उनसे घिरे हुए हैं, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उन्हें पीछे वाले पैसे देने हैं तो आगे वाले पैसे देने महाजन की मजबूरी, बिल्कुल। और महाजन से जुड़ा रहना जिम्मेदार की मजबूरी। यहाँ हम सेल्फ डिपेंड बनाते हैं। किसान अपने खेत में खाद बनाएगा, वो लाइनों में नहीं लगेगा जी, उसको डीएपी की जरूरत नहीं है, उसे यूरिया की जरूरत नहीं है। और सरकार आने वाले समय में ये भी सोच रही है कि जो किसान साथी प्राकृतिक खेती करेंगे जी, तो उनको जो खाद भी मिलने वाली सब्सिडी है वो भी उनको दी जाए। बिल्कुल, और ये संभव है। हाँ, अभी जैसे थोड़ा सा बताते चलें, सरकार अभी शुरुआत कर दी है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है 2025 दिसंबर तक। किसान जो है देसी गायें लेने के लिए सरकार उसको मदद दे रही है। उसके बारे में विक्रम जी मैं किसान साथियों को बताऊंगी, कुछ साथी कहते भी हमने फार्म भर दिया हमारी सब्सिडी आई नहीं जी। मैं उन किसान साथियों को ये बोलना चाहता हूँ जो गाय की सब्सिडी की बात कर रहे कि वो हम गाय की, बिल्कुल, गाय की सब्सिडी में खास बात है कि गाय की खरीदी पे मिलेगी। आप गाय खरीदोगे जी, वो तब खरीदेंगे जब आपकी सब्सिडी के लिए आपको कंफर्मेशन आए, बिल्कुल, आप उसको खरीदें, फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स वो आगे जाएंगे,
तो आने वाले सालों में अगर आप लगातार प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तब जाके आपको सब्सिडी मिलेगी जी। क्योंकि जो प्राकृतिक खेती करने वाले ये उन्हीं के लिए है। आम किसान जो है वो गाय से खेती की शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल। और सरकार वो चाहती है कि वो करे और वो करता रहे, उसी लिए कि वो बेनिफिट उसका, इन्हें हम सब्सिडियां ना कह के विक्रम जी सहयोग राशि बिल्कुल भी कोई गरीब किसान है जो वो कर उसको हेल्प मिले। वरना हमारी गायें तो आज गौशालाओं से आप फ्री में ले आए। और एक और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जहां तक किसान साथी इस वीडियो को देखे, मैं उनको बता दूं कि बिना दूध देने वाली गाय से सर्वोत्तम खाद प्राप्त होती। बताइए। जो गाय ना दूध दे रही है ना ब्याह रही है, उसके गोबर से तैयार जीवामृत और घन जीवामृत आम जीवामृत से कई गुना ज्यादा पावरफुल रहेगा क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी वहां जा रही है जी। जबकि दूध देने वाले पशु की आधी एनर्जी दूध में कन्वर्ट हो जाती है। और एक ही गाय से 10 एकड़ की खेती कर सकते हैं और इसमें कोई झूठ नहीं है क्योंकि जब हम ऑन कैमरा होते हैं, क्योंकि वो बहुत से साथी देखेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है किसी को झूठ बोलने। बिल्कुल। और अगर किसी साथी को इन बातों में संशय आता है तो आप बकायदा उसमें मेरा नंबर डालें, वो मेरे से बात कर सकते हैं जी। मैं साथियों के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं जी विक्रम जी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि हम अनाज तब पैदा होगा जब पहले किसान पैदा होगा। तो हमें पहले प्राकृतिक किसानों को पैदा करना होगा क्योंकि जो आज महंगी महंगी फसलें हम बेच रहे हैं जी, एक ताकतवर इंसान जिसके पास पैसा अच्छा है वो तो खरीद लेगा, लेकिन एक जो मध्यम स्तरीय आदमी है जिसको अपने परिवार के खर्च काफी देखने पड़ रहे हैं, वो उसको खरीदते हुए 2 बार सोचता है भी यार इतना महंगा कैसे खरीदूं। हमें इस खास चीज को आम बनाना है और ये आम तब बनेगी जब सभी किसान साथी इसको करेंगे। और ये नहीं है कि इसके रेट कम होंगे, क्योंकि जब क्वालिटी बनेगी क्वांटिटी घटेगी तो रेट अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। और जब सीधा ही बिचौलिए खत्म, हम किसानों से सीधा जाके लेंगे तो उनको भी फायदा मिलेगा। और मैं यही कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा किसान साथी जो खासकर किसान है जी, उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, वो पैदा कर सकते हैं, उनको वरदान है धरती माता का। बिल्कुल। तो मैं तो आखिर में अपने किसान साथियों को यही बोलूंगा जी कि वो अपना मन बनाए। प्राकृतिक खेती कामयाब है जी, और उसकी जिंदा एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे का, मैं एक आम किसान हूँ और इसके मेरे को कोई पैसे नहीं मिलने वाले कि मैं आप लोगों को कुछ बोलूं। कुछ बिल्कुल, ये मेरी अपनी जर्नी है जो हम यहाँ तक चल के आए हैं। इस यात्रा के अंदर हमने छोटे छोटे उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन हमारे अनुभव अब किसान साथियों के उन उतार चढ़ाव को ठीक करने के लिए है। वो किसी भी सेंटर से ट्रेनिंग लें, प्राकृतिक खेती का मन बनाए, वो 1 एकड़ से करें, वो आधा एकड़ से करें, वो 2 कनाल से करें, लेकिन करें जरूर। हाँ, एक थोड़ा सा कितने एकड़ में जैसे आपने शुरुआत की थी और आज कितने एकड़ में कर रहे हैं? हमारा जो लक्ष्य था विक्रम जी, क्योंकि मैंने पहले अपने मन को अच्छे से बदल लिया था जी, तो मैंने एक चीज देखी थी कि हम एक ही खेत में 2 कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो मेरा 10 एकड़ का पूरा फार्म है, तभी से 10 एकड़ में 10 एकड़ में शुरुआत कर दी थी। शुरुआती दौर हमारा कुछ संघर्षपूर्ण रहा जिसमें हमने सीखा, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग लेके आया गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, उसके बाद फिर मेरे रास्ते आसान हुए। मतलब पहले आपने शुरू किया, हाँ, बाद में ट्रेनिंग ली, जबकि हाँ, अभी किसानों के पास ज्यादा अच्छा मौका है कि वो पहले ट्रेनिंग ले फिर शुरू करें। हाँ बिल्कुल, और ये सही समय है। बिल्कुल बिल्कुल, धान की रोपाई से पहले खाली समय में वो अपना हरी खाद लें और इस दौरान ट्रेनिंग भी लें और फिर अपने खेत में जुट जाए। आपका रिजल्ट देखें। जो ये वीडियो है ये किसानों के लिए हेल्पफुल साबित होगा जी, क्योंकि ये समय के मुताबिक है। बिल्कुल। अभी हमारे पास 1 मंथ पड़ा है, मन को समझाए। उस दौरान ट्रेनिंग्स चली हुई है, ट्रेनिंग्स लें और वहां जाके जब हम एक ही मत वाले साथियों के साथ बैठते हैं तो मन बनता है। और वहां जी जब जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में ट्रेनर वहां मौजूद है, जब वो हमें समझाते हैं तो हमें महसूस होती हैं वो गहराई वाली बातें जो हमने कभी सुनी नहीं। हाँ, तो समय अच्छा है। हमने तो ये मन बना लिया था भी हम केमिकल की खेती नहीं करें, क्योंकि हमें तो गहरी चोट लगी थी। वो भी थोड़ा सा एक जो जॉनी जी ने शुरुआत में हमें बताया,
वो मैं चाहता हूँ कि वो बताएं कि वो उसकी शुरुआत के पीछे कारण क्या था। आज जो लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, या हम कहें कि इसको चाहते नहीं है कि हम कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हम उसको इग्नोर करके आज ये भागदौड़ वाली जिंदगी और ये ज्यादा और जैसे और ज्यादा की खेती की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या रीजन था कि आप इस तरफ लौटे? ये बिल्कुल आपने सही किया कहा विक्रम जी कि भागदौड़ की जिंदगी, जी, हो सकता है इस भागदौड़ में हम पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके एवज में जो हम दे रहे हैं, हमारा महत्वपूर्ण जो निधि है, जी, वो स्वास्थ्य के रूप में हम स्वास्थ्य खो रहे हैं। बिल्कुल। और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो धन का खर्च भी अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। कमा हम रहे हैं और उसका एक आमदनी का मोटा हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य पे ही खर्च हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक रिसर्च में पीछे जी, हमें हमारे जो स्वास्थ्य विभाग में कुछ साथी बैठते हैं वो बताते हैं जी, कि हमारा पूरे इंडिया का जो एक आंकड़ा था कि एक आदमी के पीछे 60,000 रुपए खर्च हो रहे हैं एनुअली जो है, वार्षिक बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि भी हर किसी के पीछे तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन तो कुछ एक के पीछे तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब वही किसी का 5 लाख और किसी का 5 रुपए हाँ जी, हाँ, ऐसे यही हम है। देख सकते हैं। हाँ, तो उन चीजों के पीछे हमारी थाली सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और जो मेरा जो पारिवारिक रीजन था, सबसे पहले हमारे घर के मुखिया थे हमारे पिताजी जी, वो अचानक कैंसर का पता लगा और कुछ ही समय के बाद वो लास्ट स्टेज पे आ गए। ये कितना टाइम लगा इस दौरान ये लगभग आज से जी 12-14 साल पहले की बातें हैं। पता लगने के मतलब कितने टाइम उसमें क्या है कि जी जैसे हमें हमारी सिस्टर की शादी थी जनवरी में, उस दौरान उनको दर्द रहता था, तो उन्होंने शादी के बाद जब टेस्ट किया तो कहीं थोड़ी शंका नजर आई इसमें जी, लेकिन आने वाली अप्रैल के दौरान ही वो स्वर्गवासी हो, मतलब 3 से 4 महीनों के बीच में ही वो पता भी चल गया। हाँ, इतनी स्पीड से वो फैली। और जबकि जहां हमारे पिताजी थे वो शुद्ध शाकाहारी थे, घर का खाने वाले थे, वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खली। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर एक घटना और घटी जिसने पूरे परिवार को हिला के रख दिया जी। हमारे बहनोई थे, उनकी दोनों ही किडनियां अचानक से डैमेज बता दी गई और पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि हमारी जो सिस्टर थी उनकी नई नई शादी हुई थी जी, एक छोटा बच्चा घर में था, तो ऐसा वातावरण हो गया कि सब कुछ रुक गया। बिल्कुल। फिर उनका ब्लड ग्रुप भी रियर ओ नेगेटिव, वो मिले ना कहीं कुछ जी। तब हमारी बड़ी भाभी जी हैं, हमारे बड़े भाई की वाइफ, उनका वही ब्लड ग्रुप था जी। और वो इतने डरपोक थे कि कभी इंजेक्शन नहीं लगवाते थे जी। तो उन्होंने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया कि उन्होंने उस बात के लिए हाँ भर दी और उन्होंने अपनी किडनी उनको डोनेट की जी। तो ऑपरेशन के दौरान विक्रम जी हमारे 2 घर दाव पे थे, अगर कहीं भी उन्नीस हो जाती तो दोनों ही घर खत्म हो जाते, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि सक्सेसफुल रहा जी। आज वो दोनों ही स्वस्थ हैं जी। लेकिन उसके बाद मैंने एक निर्णय कर लिया था, क्योंकि वहां हमारे जो डॉक्टर्स मिले उन्होंने बताया कि ये सभी बीमारियां जी, तब जाके मेरे को पता लगे कि जो हमारे पिताजी वाली बीमारी थी वो भी खेतों से आ रही थी। और किडनी डिजीज वाली जब उन्होंने बताया कि बार बार पेस्टिसाइड वाला खाना खाने से शरीर के अंदर जो रक्त धमनियों में जो हमारे ग्लोट्स बनने हो गए कि गांठें बननी शुरू हो गई है, खून की गांठें, वो जहां रुकेंगी वहीं डिजीज बनाएंगी। और उसका सीधा सीधा हमने रिजल्ट देखा। उसके बाद जी मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं अपने खेतों में पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा। मैं जितना मेरे से कवर हो सकता है, मैं 10 एकड़ कवर कर रखी है। मेरी दोनों ही फैमिलियां हम यहीं से अनाज बेचते हैं और कुछ एरिया हम दालों का उगाते हैं। तो आने वाला समय ये भी है कि हम उसमें दालें ज्यादा बढ़ाएंगे, कुछ वेजिटेबल्स पे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा ये मकसद ये है कि किसान साथी भी किसी के घर में मुख्य यानी कि जो 90% तक को जो है हम अनाज के रूप में जो ग्रहण कर रहे हैं उसको आपने चेंज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी थाली में एक अनुपात है कि हमारी जो हरियाणा की डाइट है जी, उसमें हम अनाज के शौकीन सबसे अनाज और दूध हमारा बिल्कुल सर।
और ये दोनों चीजें खेत से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। वैसे तो पूरी थाली खेत से आती है जी, लेकिन पशु चारे में भी जो लोग केमिकल यूज करते हैं वो तो उनको अगले दिन मिल जाता है दूध के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि हमने वेट ही उनको, नहीं, ये तो 6 महीने हाँ जी, ये 4 तो महीने इसमें, इंतजार करते हैं। हाँ उसमें वो तो तो आप पूरा आज डाल दो कल को मिलेगा आपको। मिलेगा, बिल्कुल। तो वो दोनों चीजें हमने शुद्ध कर ली है। 60% अनाज गिर लेता है थाली को, उसके बाद का फिर 40% है। 40% पे भी काम चल रहा है जी, धीरे वो धीरे। उसको कैसे हाँ, ठीक करना है। कैसे ठीक करना है कोशिश करेंगे हम आगे चल के। जैसे अभी हमारा धरातल मजबूत हो गया है, बिल्कुल हम बागवानी पे भी आएंगे। आएंगे। नेक्स्ट ईयर आपको वो पौधे मिलेंगे जब आप जी, तोड़ के फल खाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा बता दीजिए, गेहूं की कौन कौन सी, क्योंकि गेहूं में भी आपने ज्यादा यील्ड वाली फसलें नहीं लगाई हुई, हाँ, आपने वो चूज किया है जिनकी प्रोडक्शन वैसे ही कम है, और अगर ये प्राकृतिक खेती में करें तो फिर वो खतरा रहता है कि कहीं और कम ना हो जाए। नहीं, जब आप नेचुरल फार्मिंग में ग्लूटोन फ्री वैरायटियां करते हैं। जी, ग्लूटोन से थोड़ा सा बताइए। वो ग्लूटोन एक क्लोथ ऐसा, वाला जो आप हाँ, बता रहे ग्लूटोन एक ऐसा तत्व है जो जी, गेहूं में खतरनाक तत्व के रूप में माना जाता है। मतलब गेहूं में, गेहूं के अंदर, साथ ही है हाँ, वो गेहूं के मौजूद है। अंदर मौजूद है। जी, और जो वो हाई कितना यील्डिंग है? वैरायटियां हैं जी उनमें पूर्ण रूप से ग्लूटोन होता है। जी, आप ग्लूटोन मतलब कहें, वो लोग गूगल कर सकते हैं कि क्या है, इसको हाँ, थोड़ा सा वो समझने के लिए। साथी गेहूं के अंदर ग्लूटोन का क्या महत्व है, क्या वो करता है, क्या जी जरूरी है, क्या वो नहीं जरूरी है, उसके बारे में देखें। क्योंकि लेकिन ग्लूटोन को ही सबसे खतरनाक तत्व माना गया है। जी, ये ग्लूटेन फ्री कौन कौन सी वैरायटी ग्लूटोन है? फ्री वैरायटी है जी। इसमें हमारी एक हिसार यूनिवर्सिटी की है C306। C306। हाँ, जी, और एक मेरी अपनी वैरायटी है स्वर्ण गंगा। स्वर्ण गंगा हाँ, देसी, जिसको देसी है बिल्कुल। जी, और सबसे एक, ये हमारे बुजुर्ग स्वर्ण गंगा ही करते थे। नहीं, हमारे बुजुर्ग की जो वैरायटी है वो हमारी सोना मोती है। सोनम होती है जो हाँ, हमारे बुजुर्ग। वो मूल वैरायटी है। आज जी, तक उसके साथ छेड़खानी नहीं की गई है। वो भी आपने हाँ, हमारे शुरुआत पास की है। वो भी अवेलेबल है। जी, तो सब वैरायटियों के अलग अलग न्यूट्रिशन क्वालिटी ये है। 3 तरह की, यानी कि हाँ अभी जी, हाँ। गेहूं कर रहे वैसे देसी वैरायटियों में और भी वैरायटी आती है, जैसे बंसी है हैं। जी और सरबती आ गई है जी एक। तो मैं ये कहता हूँ साथियों से कि वो ग्लूटोन वैरायटियों को महत्वता दें जी, जो वो घर के लिए कर रहे ग्लूटेन फ्री जो हैं। आप। बिल्कुल, ग्लूटोन फ्री वैरायटियां जी, जो हैं आप उनको खेतों में लाएं। और क्योंकि हम घर के लिए खेती कर रहे हैं, मंडियों के लिए नहीं। नहीं कर रहे। हाँ, एक थोड़ा सा जैसे किसान को लास्ट में ये हो जाता है, पहली चीज तो किसान अपने लिए उगाए और फर्क देखे अपनी थाली में, फिर आगे बढ़े। दूसरा, अगर वो ज्यादा में करना चाहे तो उसको जो है मार्केट वाला जो फंडा है उसको कैसे समझे किसान, विक्रम जी, यानी कि मैं, बेचे हाँ, कहाँ, उसको रेट कहाँ से मिले जब उसका? हमारा साथी प्राकृतिक खेती में पूरा निपुण हो जाएगा, यानी कि कम से कम उसको 3 साल करते हुए हो जाए। हाँ, क्योंकि देखो जब वो सीखता है जी और फिर अपने अनुभव खेतों में बढ़ाता है, जी, हो सकता है कुछ चीजें वो पूछ के करें, लेकिन कुछ वो समझ के भी करना जब शुरू करेगा करेगा बिल्कुल। तो उसको महसूस होगा कि अगर हम अपने इस उत्पादन को जी सिंपल मंडी में भी बेचेंगे बिल्कुल, तब भी हमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि खर्च के नाम पे हम इस पे बहुत कम खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। जब हमारा खर्च घट गया तो भले ही हमारी आमदनी सीमित है, लेकिन हमारा पहली जो चीज तो आपका खर्चा ही कम है, कम हो करने गया, का खर्चा ही आपका नामात्र रह नाम जाएगा। मात्र मेहनत आपको कितनी हो, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा वो, बिल्कुल और बिल्कुल सर। और जो बोनस रहेगा, बोनस रहेगा। अगर हम ईमानदारी से खेती कर रहे जी हैं। देखो मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं कि किसान साथी अपने प्रोफेशन में बेईमानी ना करें, बेईमानी ना करें, उन्हें पूर्ण रूप से ईमानदार होना पड़ेगा। तो ग्राहक उनको ढूंढता हुआ है। आ जाएगा बिल्कुल। हाँ, और यहाँ हमारी हरियाणा सरकार ने हमें एक वादा भी किया है जी भी जिस एरिया में जी ज्यादा नेचुरल फार्मर होंगे जी, तो उनको एक दिन के लिए मंडी दी जाएगी। अच्छा, मंडी में भी जगह दी जाएगी, हाँ, यानी कि सप्ताह में प्राकृतिक एक दिन। उत्पाद हाँ, खरीदने वो वालों बैठ के के लिए भी एक वहाँ, ऑप्शन बन रहा है। हाँ, वरना सैनी जी ने हमें बोला था। मतलब रसायन वालों को रसायन मुक्त करके हाँ, वहाँ इनको जगह दी जाए। बिल्कुल, ये इसलिए वो क्योंकि मंडी एक बहुत बड़ा स्थान है, बिल्कुल कोई किसी चीज के लिए प्रॉपर नहीं बन सकता। बिल्कुल, हो सकता है वहां एक बूथ मिले बूथ जो मिल जाए। स्पेशल होगा भी, यहाँ नेचुरल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि मंडी तक जाने के लिए हमें अपनी संख्या बढ़ानी होगी। जी, क्योंकि जब अभी बल्क, तो हम खुद के लिए उगा लें और हाँ, अपने अभी तक तो हमने घर की टंकियां नहीं भरी। भरी हैं। बिल्कुल, जब हमारी घर की टंकियां भरी होंगी तब तब आप हम बाहर सोचें। के लिए सोचें। आप पहले खुद के लिए उगाएं, अपने बिल्कुल अनुभव बढ़ाएं, सीखें, जी खेतों पे अप्लाई करें। और पूर्ण रूप से जब वो प्राकृतिक होंगे तो जी वो भी समय दूर नहीं है विक्रम जी कि हम जी, खुद तो खाएंगे ही,
हमारे पास विदेशी चल के आएंगे, बिल्कुल क्योंकि नेचर प्रेमी है वो भी, बिल्कुल ढूंढता हुआ आता है आ जिसको जाएगा। बिल्कुल तो किसानों से ये मेरी प्रार्थना है कि वो इस तकनीक को हल्के में ना ले, जी उसे पूर्ण रूप से वो अपने खेतों में करके देखें, जी और अपने फेलियर के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि अपने अनुभव उनके कम रहने की वजह से कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता हो है, जाए। बिल्कुल लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता। रसायन में भी बहुत सी बार हमने देखा है कि उत्पादन बहुत कम आता है। मनचाहा नहीं मिलता। पिछले ही सीजन की बात है, धान में हमारे यहाँ इतना कम उत्पादन था, और खर्चा बहुत ज्यादा था। खर्च तो पूरा ले रखा था ले जिसने, रखा था, और बाद में धान के नाम पे उनको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। बिल्कुल तो प्राकृतिक खेती में कुछ ना मिलने का तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बहुत कुछ मिलेगा। खर्चा भी नहीं है आपका, और खर्च कम, पैदावार अच्छी, अच्छी। लेकिन उसमें आप बीजों का चयन करें, हाइब्रिड्स पे ना जाएं। जी जैसे जैसे आपके खेत की ताकत बढ़ेगी उसके बाद फिर आप अपने ट्रायल लेने शुरू करें। एक बार थोड़ा सा अपना एड्रेस और बता दें। एड्रेस सर जी हमारा, और अपना मोबाइल नंबर भी आप बता दें तो बिल्कुल सर। जी मेरा नाम जोनी राणा, मैं शुरू में बता चुका हूँ। डिस्ट्रिक्ट कैथल है, गांव बात्ता है। बात्ता स्टेडियम के बिल्कुल सामने मेरा फार्म हाउस है जी, श्री हरि प्राकृतिक कृषि फार्म के नाम से। और मेरा मोबाइल नंबर है 9996793085। इससे मैं बार बार यही कहूंगा कि किसान संपर्क करें, मतलब जो इच्छुक है और जो कर सकता है और जिसने मन बना लिया बिल्कुल कि वो करना चाहता है तो वो करे। बिल्कुल, मतलब टाइम पास ना करें आप। इस मंच पे हम सिखाने वाली बात करेंगे जी, कोई बेचने वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक उत्पाद एक प्रसाद है, वो बेचे नहीं जाते, वो बांटे जाते हैं। बिल्कुल, कि सबको वो प्रसाद मिले जी। तो जब ग्राहक को अच्छा लगेगा तो उसके दाम भी आएंगे और ग्राहक भी बढ़ के आएंगे। तो मार्केट की चिंता साथी ना करें, क्योंकि पहले उत्पादन बढ़ाएं, उसके बाद मार्केट की सोचें। हाँ, चलो बहुत बहुत धन्यवाद जोनी जी आपका। थैंक यू सर, इतनी अच्छी जानकारी दी हमें। और किसानों से भी उम्मीद करते हैं कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े और कम से कम बाजार को ना देखते हुए पहले अपने घर की थाली जो है उसको शुद्ध करने का काम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसान मौजूद है तो हर तकनीक मौजूद है। अगर हमारा किसान खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो किसान को बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, किसान बचेगा तो हर तकनीक होगी। अगर पूरी वनस्पति जीव जंतु सब बचा रहेगा, जंगल भी पुत्र अगर जिंदा है तो सबका पेट भरेगा। बिल्कुल, अगर वो हमारा, क्योंकि वो ही नहीं खरीद सकता बाहर से, जी, लेकिन वो पैदा कर सकता है। बिल्कुल, तो किसान साथियों से यही प्रार्थना है कि वो खुद को बचाएं। जब वो बचेंगे तो देश बचेगा, क्योंकि हम 60% तो खेती पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, 40% की चर्चा नहीं होगी, क्योंकि 60% की चर्चा होगी। किसानों से जुड़े साथी, खुद किसान, और ग्राहकों से भी ये प्रार्थना है कि वो किसानों से सीधा मिले, वो घुमा करें अपने वीकेंड पे भी, कहाँ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ढूंढे उन्हें, खोजी बने। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो एक अच्छी यात्रा भी साबित हो सकती है बच्चों के लिए भी। प्राकृतिक वातावरण एक एग्रो टूरिज्म बन जाएगा कि आप खेती देखें, बच्चों को दिखाए भी किसान कर क्या रहा है, जी, कितनी मेहनत वो खेतों में कर रहा है, और जो बच्चों को भी लगेगा भी है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं कि पिछले कुछ दिन पहले हमें गुजरात जाने का मौका मिला जी। गुजरात में प्राकृतिक खेती के डिप्लोमे हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी खुल गई है। तो देखो कि सरकार का जो मुहिम है वो किस लेवल की है। वहां बच्चे, हम वहां रिसोर्स पर्सन बनाए गए थे जी, तो वहां हम गए थे, 2 दिन की वर्कशॉप थी। तो वहां हमने वो चीजें देखी कि वहां बच्चे प्राकृतिक खेती के डिप्लोमे कर रहे हैं। बिल्कुल, और तो आप देखें कि ये मुहिम कितनी बड़ी होगी। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा समय है। हमारे हरियाणा में कहावत भी है कि बुआ जाने वास्ते तैयार थी, फूफा लेने आ गया। बिल्कुल, कि केमिकल जाने के लिए तैयार है और प्राकृतिक खेती आ चुकी है। बिल्कुल, तो भेज दो इसको, भेज दो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।